हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट डायरीज। आज के टॉपिक पे जंप करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी कंट्री को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसके सपोर्ट में रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर कि भैया अगर कोई कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अगर वो उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करे तो वो कंट्री अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। मोस्ट ऑफ अस वुड से कि अगर एक कंट्री के पास लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है और जो स्किल्ड सेक्टर में काम कर रही है तो भी वो कंट्री एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। एक कंट्री के पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अलग अलग फील्ड्स में, तो भी एक कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है इकोनॉमिक के टर्म्स में। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं तो वाई नॉट इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल पावर। इंडिया के पास ये सब चीज़ें हैं, इंडिया के पास मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक बहुत बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वाई नॉट इंडिया। इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज के वीडियो में करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड एम्प्लॉयबिलिटी कंसर्न्स इन इंडिया। हमेशा की तरह टॉपिक पे जंप करने से पहले हम एक रोड मैप देखेंगे कि कैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। फिर हम जानेंगे कि इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। देन वी वुड नो कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पे इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। बिल्कुल। हम साथ ही ये भी देखेंगे कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कई बार डिजास्ट्रस साबित हो जाता है। फिर हम जानेंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। फिर हम जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे भैया। बिल्कुल, कुछ इनिशिएटिव्स होंगे टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। नेक्स्ट वी वुड सी द वे फॉरवर्ड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिंपल मीनिंग है जब हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे डिपेंडेंट्स से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में हम इसे बोलते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब डिपेंडेंट्स वर्ड का मतलब है जो लोग निर्भर हैं, फॉर एग्जाम्पल किड्स या जो एल्डर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, मोस्टली दे आर डिपेंडेंट्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके सपोज़ जो फादर हैं वो अर्न कर रहे हैं तो ही इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, और आपकी जो मदर हैं वो एज अ हाउस वाइफ है एंड यू आर टू सिबलिंग्स, वन ब्रदर वन सिस्टर। तो आप 3 मेंबर्स ऑफ फैमिली अपने फादर पे डिपेंडेंट हो, बिकॉज फादर इज़ द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर यू, हु इज़ अर्निंग फॉर। तो जब हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडेंट से ज़्यादा हो जाएगी तब ये डेमोग्राफी डिविडेंड का काम करेगी, मतलब प्रॉफिट्स का काम करेगी। लेकिन कब? जब ये अच्छे से यूटिलाइज होगी। अकॉर्डिंग टू यूएनएफपी, यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है, उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है चेंजिंग एज स्ट्रक्चर पे। अगर किसी कंट्री में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो कंट्री वर्कफोर्स ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर किसी केस में एल्डरली ज़्यादा हैं या किड्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो दूसरे पैरामीटर्स पे चलेगी। Hence, a good demographic dividend would lead to better production, better economic activities, increased saving rates and investments. I hope आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि इंडिया का क्या स्टेटस है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। 142 करोड़ की पॉपुलेशन है एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। तो with such a large demographic dividend, India stands at number 1 in this case. इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है 62.5%। मतलब
इंडिया की 62.5% पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में आती है जहां लोग काम कर सकते हैं। अनदर फैक्ट इज कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप डाउन हो गया है 2 पे फ्रॉम लेवल्स ऑफ 3.4% जो कि 1990s में थी। अनदर रीजन 62.5% जो पॉपुलेशन है दैट मीन्स 2/3 एवरी थर्ड पर्सन इज इंडियन इन द वर्ल्ड और जो वर्किंग एज में है। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं। सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं, सबसे पहले सिग्निफिकेंस आता है कि भैया इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से होगा क्या। देखो सबसे पहला जो रीज़न निकल के आता है कि हमारी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। अब ये सप्लाई ऑफ लेबर हर रीजन में बढ़ेगी और हर सेक्टर में बढ़ेगी, ये सिर्फ मैनुअल लेबर की बात नहीं है। सप्लाई ऑफ लेबर वुड इंक्रीज इन आईटी सेक्टर या आपका फील्ड वर्क, हर वेज में आपकी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ी, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, मोर पीपल वुड गो टू अर्न, मोर पीपल वुड गो टू अर्न देन दे वुड स्पेंड मोर स्पेंड, ठीक है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑल दीज फैक्टर्स वुड कम इन टू प्ले। सेकेंड फैक्टर इज इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमने देखा फर्स्ट फैक्टर रिलेट्स द सेकेंड। अनदर फैक्टर इज कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अब आप सोच रहे होगे कि भैया डेमोग्राफिक डिविडेंड से कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो हमारा वर्किंग यूथ है वो जाएगा, काम करेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ी तो लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैसा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, हेल्थ केयर्स डेवलप होंगे, हमारी स्कूल्स, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब डेवलप होगा एंड दिस वुड लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप यू आर एबल टू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, एक बहुत और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड में वो है कि इंक्रीज इन फीमेल ह्यूमन कैपिटल। एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि जो हमारे फीमेल्स हैं वो दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द डोमेस्टिक वर्क्स और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता ड्यू टू वेरियस सोशल इश्यूज एंड वन ऑफ देम इज पैट्रियार्की। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होगा और हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारा फीमेल ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, दैट वुड कम इनटू वर्कफोर्स एंड दैट वुड हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेंगी और ये सारे फैक्टर्स जब चलेंगे देन वी वुड इवेंचुअली लुक इनटू फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी, बेटर टेक्नोलॉजीज। आई होप यू आर एबल टू गेट द सिग्निफिकेंस। अब हमने इतनी बात कर ली, हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझ लिया, हमने इंडिया का भी स्टेटस देख लिया, सिग्निफिकेंस देख लिया, तो क्या कोई चैलेंजेस नहीं होंगे? बिल्कुल, चैलेंजेस वुड डेफिनेटली बी देयर और चलिए देखते हैं उनके बारे में। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भैया आपने पॉपुलेशन बता दिया कि 62% यूथ है वर्किंग एज में, लेकिन जॉब्स कहाँ हैं? दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि वी लैक एम्प्लॉयबिलिटी। और इसमें हम लैक क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव पुअर ह्यूमन कैपिटल। हमने हमारे स्कूलिंग्स में कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, हमने स्किल ग्रोथ्स में कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, हमने इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स सीखी ही नहीं कि एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है और एक एम्प्लॉय के पास क्या होना चाहिए। दिस डिफरेंस गैप हैज़ लेड टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। आसोचाम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 20 to 30% ऑफ इंजीनियर्स आर सूटेबल फॉर देयर जॉब। मतलब बाकी इंजीनियर्स आर नॉट कैपेबल, दे आर फोर्सफुली या इवेंचुअली एम्प्लॉयड, वो उस लेवल की स्किल्स अडॉप्ट ही नहीं कर रहे जो चाहिए हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया स्टैंड्स एट 111th नंबर आउट ऑफ 125 कंट्रीज। अब भैया डेवलपमेंट होगी कैसे? इतना बुरा रैंक हमारा ग्लोबल हंगर में है, बच्चों के पास न्यूट्रिशन ही नहीं है,
stunting, wasting, underweight, all these problems are lying ahead of India. That is one of the challenge. नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल इकोनॉमी सर्कुलेट कर रही है और जॉबलेस ग्रोथ हो रही है. दीज टू फैक्टर्स आर द मेजर रीजंस कि हम क्यों अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से 59 की एज में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 53%. मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन डजेंट हैव जॉब, एनी टाइप ऑफ जॉब. जिस देश में 50% युवा काम ही नहीं कर रहे हैं, वहां पर ग्रोथ कैसे दिखेगी. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ड्यू टू वेरियस सोशल इश्यूज, वेरियस माइंडसेट इश्यूज, हमारा जो मेल एपेटाइट है कि मेल्स वुड गो एंड अर्न फॉर द फैमिली, दैट हैज लेड टू अ स्क्यूड प्रेजेंस ऑफ फीमेल इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. अगर मैं डाटा की बात करूं तो सिर्फ 37% ऑफ फीमेल्स आर एम्प्लॉयड. और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक किस सेंस में? जॉब्स आर मोस्टली नियर टू देयर होम्स, दूर जॉब नहीं करने देंगे. वर्किंग आवर्स के बेसिस पे जॉब रहती है, दिन में जॉब करने देंगे, रात में जॉब नहीं करने देंगे. स्किल्स आर ऑफन अटैच टू देयर बायोलॉजिक, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट या नर्सिंग जॉब्स, केयर टेकिंग जॉब्स, ऑल दीज आर पिंक कॉलर जॉब्स. इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा लेबर, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है. प्लस इनमें वो फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि बेटर स्कूलिंग नहीं है, बेटर स्किल्स नहीं है. आई होप वी आर क्लियर विद द चैलेंजेस. अब हम देखते हैं कि कैसे डिविडेंड कभी कभी डिजास्टर का रूप ले लेता है. डिजास्टर का रूप ये कब लेगा? वन ऑफ द फैक्टर्स आर स्किल गैप. सिर्फ 25% ऑफ ग्रेजुएट्स आर जॉब रेडी because we are never taught the skills we need for our jobs. Reason number 1, unemployment crisis चल रही हैं. There is a term called educated unemployment. Most of the unemployed persons you would find they are graduates, post graduates. क्यों? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. एक होती है suitable job. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जो जॉब करनी है वो मिली नहीं, उससे थोड़ी सी कम लेवल की मैंने करी नहीं. एक ऑनर अटैच कर रखा है बहुत से स्टेट्स में कि मैं इस टाइप की ही जॉब करूँगा, इस टाइप की नहीं करूँगा. स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं. ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. इनफॉर्मल जॉब्स हो रही हैं, लोग गिग वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेजेस कम हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है. ये एक फैक्टर रोल प्ले करता है कि अंडर डेवलपमेंट रहे. ऑटोमेशन एंड AI आर टेकिंग ट्रेडिशनल जॉब्स. ये भी कुछ लेवल तक है. ऑल्दो AI एंड ऑटोमेशन आर प्रोवाइडिंग एट सम लेवल ऑफ जॉब. आप नई स्किल सीखो तो आपको वहाँ पर जॉब भी मिल रही है, बट ओवरऑल दे आर एट प्रेजेंट दे आर फेसिंग अ इशू. क्यों? हम AI सीखा नहीं पा रहे हैं, वर्कशॉप्स आर नॉट कंडक्टेड, गवर्नमेंट इज नॉट प्रमोटिंग. रीजनल इम्बैलेंस है. मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई, ऑल दीज आर परफॉर्मिंग गुड, बट रूरल एरियाज में डिस्पैरिटी है. तो आप ये कहोगे कि भैया इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? गवर्नमेंट कर रही है, और इसका अच्छे से पढ़ने का तरीका है कि हम इन्हीं चैलेंजेस के साथ साथ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे, ताकि आपकी रिटेंशन बढ़े, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए. PM कौशल विकास योजना आपकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी. स्किल इंडिया मिशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे. गवर्नमेंट लॉन्च द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स. ये एम्प्लॉयर्स के लिए था कि आप जॉब क्रिएट करो, वी वुड प्रोवाइड सम इंसेंटिव्स टू यू. कुछ स्टेट्स के अच्छे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि कर्नाटका. देयर दे हैव प्रोवाइडेड युवा निधि विच वॉज अ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ऑल्दो इट एक्ट्स लाइक अ फ्रीबी, बट हम उस पर बात नहीं कर रहे. टिल द पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड दे शुड बी गिवन सम अलाउंसेज, जिसको मे बी दे कैन यूज फॉर सम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, स्किल बिल्डिंग में, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी. ई श्रम पोर्टल खोला गया. अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम वॉज इलेक्टोरल कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स.
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की जो, अब देखो हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, बेसिक नीड हो गई है। मोबाइल फ़ोन से लेकर हाईटेक कंप्यूटर्स तक सब जगह हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए, तो क्यों ना हम उन्हें मैन्युफैक्चर यहीं पे करना स्टार्ट कर दें। एमएसएमईज को अपग्रेड किया गया है, कुछ स्कीम्स लेके आई गई कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको फंड दिया जाए ताकि वो अपने आप को पैरिटी में ला सके। आई होप यू आर क्लियर विद कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, क्या चैलेंजेस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इनिशिएटिव्स है, हमने कंपैरिजन करके भी पढ़ लिया। अब आप ये कहोगे कि भैया ऐसा ज़रूरी नहीं कि ना कि हम ये सारे काम कर लें, तो इस बात की क्या गारंटी है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास जिससे हम ये बता सकें कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाए। तो वी गॉट द आंसर फॉर दैट इज, we got some countries which utilized their demographic dividend in the best possible manner. Japan is one of the leading examples of this. Japan, it is a country which survived 2 nuclear attacks. उसके बाद भी it is number 1 in technology terms. Japan became the automobile hub of the world. चाइना के केस में देख लो, a country जिसके मैक्सिमम पार्ट में डेजर्ट है या रिसोर्सेज का क्रंच है, बहुत स्पेसिफिक एरियाज में रिसोर्सेज हैं, स्टिल दे मैनेज टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। एसईजीज डेवलप की इन्होंने, फिर पोर्ट्स को लिंक किया। कोरिया वी हैव एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जितने भी हाईटेक एक्सपोर्ट्स हैं, चिप्स हैं, वो सब कहाँ से? कोरिया से। सिंगापुर बिकेम द ग्लोबल फाइनेंस, इन्होंने सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी। सो वी नीड टू हैव अ बिलीव कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा प्रूव करेगा, बट ऑल दिस कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वी नीड टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी एंड इट्स डिमांड with the industries, and industries need to be linked with the skills of the people. और ये सर्कुलेशन जब चलेगा, एक पब्लिक प्राइवेटशिप पार्टनरशिप मॉडल डेवलप होगा, then we can say कि with time we would be able to develop a good output from demographic dividend. India should invest in education and skills, not just in degrees. इसी के साथ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जहाँ तक कुछ हद तक हम इसमें इंप्रूवमेंट कर पाए हैं। इंडिया शुड प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज। इंडिया डायरेक्टली shifted to service sector, tertiary sector, but if we are becoming the manufacturing hub, because we have a large market, that would definitely help. We need to encourage women participation. अभी हमने देखा कि सिर्फ 37% of women are in the labor force. अगर ये नंबर बढ़ेगा, definitely India would grow. Next, we should ensure proper health care. We should ensure proper planning and regional balances को हमें maintain करना पड़ेगा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि what is demographic dividend and how India should learn from global examples to utilize its full potential and become a global power. So if you like the video, hit the like button, get down the subscribe button, and please do let me know in the comments कि next video आपको किस topic पे चाहिए. I will try my level best to give you the quality content. Thank you.